Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in today's video we are going to talk about vocabulary and grammar portion of unit number 9, Sunshine After Rain. That is basically a poem. और इस पोएम में जिस तरीके से पोइटेस ने, राइटर ने अपनी ज़िंदगी को पोर्ट्रे किया, अपनी ज़िंदगी को इन स्टेंजास में दिखाया, दैट वाज अमेजिंग. और जिस वक्त उन्होंने इस पोएम को लिखा, मैंने आपसे उस वीडियो में जिसमें मैंने इसकी लाइंस को एक्सप्लेन किया, इसको ट्रांसलेट किया, इसका थीमेटिक एनालिसिस आपके साथ शेयर किया, उसमें आपको इनकी इस पोएम के बारे में बताया कि राइटर ने ये पोएम किस पर्सपेक्टिव से लिखी और कब लिखी है. तो जब आप उनकी हालात ज़िंदगी को सुनते हैं और इस चीज़ को सुनते हैं कि राइटर ने ये कब लिखी और किस पर्सपेक्टिव से लिखी, तो आपका इंटरेस्ट इस पोएम में बढ़ जाता है. आई होप कि आपने उस लेक्चर को सुना होगा. अगर आपने उस लेक्चर को नहीं सुना तो आप टॉप राइट कॉर्नर से उसको एक्सेस कर सकते हैं. एडिशनली आपकी आसानी के लिए उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इस पोएम को सुन सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन को वहाँ से जान सकते हैं. स्पेसिफिकली हम बात करेंगे वोकेबलरी इन ग्रामर पोर्शन को और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होंगी उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स हैव अ लुक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट. जैसा कि हर चैप्टर के वोकेबलरी एंड ग्रामर पोर्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक टॉपिक होता है. तो आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारे पास एडवर्ब है और उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके टाइप्स को जानने की कोशिश करेंगे. सेकेंड एक्टिविटी इज़ अबाउट रीअरेंजिंग ऑफ एडवर्ब्स, जिसमें हम एडवर्ब के सीक्वेंस को मद्देनज़र रखेंगे और कुछ वर्ड्स होंगे जो कि शफल्ड फॉर्म में होंगे, हमने उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस की शक्ल में उनको तरतीब देना है. देन पंक्चुएशन की एक्टिविटी हम इससे पहले काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन इस बार हमारे पास कुछ पोइटिक लाइंस होंगी, उसको हम पंक्चुएट करेंगे. और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कुछ हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स होंगे एज़ यूजुअल, जिनके मीनिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे और उनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश करेंगे. पहली जो हमारी दो एक्टिविटीज़ हैं वो एडवर्ब से रिलेटेड हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को देखेंगे और एडवर्ब्स की अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे. स्टूडेंट्स, एडवर्ब का जो टॉपिक है, आई होप कि आपने एडवर्ब से रिलेटेड जो मेरी वीडियो है बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ में, उसको आपने अच्छे से देखा होगा और उसको समझने की कोशिश की होगी. मैंने बड़ी डिटेल में उसको डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दे के आपको उसकी तमाम जो टाइप्स हैं वो समझाई. और एंड पे आपके लिए एक क्विज़ भी था जिसको सॉल्व करने के बाद आप ये जान सकते हैं कि आपके एडवर्ब के बारे में जो नॉलेज है वो कितनी इंक्रीज़ हुई या आपको कितना समझ आया. तो इन एक्टिविटीज़ को करने से पहले बहुत बेहतर है कि आप उस वीडियो को जाके देखें, ताकि एक दफ़ा आपको ये पता चले कि एडवर्ब क्या होता है. उसके बाद आप जब यहाँ पे आएँ तो यू विल बी एबल टू डू दीज एक्टिविटीज़ ऑन योर ओन. फिर देख लेंगे जहाँ पे आपकी कोई मिस्टेक हुई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. बहरहाल हमारी जो पहली एक्टिविटी है इसमें वी आर सपोज टू अंडरलाइन द एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड्स. हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं जिसमें से हमने सबसे पहले ये देखना है कि एडवर्ब कहाँ यूज़ हो रहा है और सेकेंडली हमें ये देखना है कि उसकी टाइप कौन सी है. मैं आपको जल्दी से बता दूं कि एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन को मॉडिफाई करते हैं. लाइक एक वर्ब है जिसमें कोई एक्शन हो रहा है, तो ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये उनको मॉडिफाई करते हैं. अच्छा, ये सिर्फ वर्ब्स को मॉडिफाई नहीं करते, इसके अलावा भी इसके फंक्शंस हैं, लेकिन जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसके बाकी फंक्शंस भी पता चलेंगे. सो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज़ आई वेंट टू द मार्केट इन द मॉर्निंग. तो इस पूरे सेंटेंस में कोई एडवर्ब यूज़ नहीं हुआ. ठीक है, आपके ज़हन में शायद मॉर्निंग को लेके एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे इन द मॉर्निंग लिखा तो हम इसको फ्रेजेस और क्लॉजेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, लेकिन हम इसमें से कोई एडवर्ब को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई एडवर्ब यूज़ नहीं हुआ. ठीक है. द डॉग सैट लेज़िली इन द शेड ऑफ द ट्री. यहाँ पे लेज़िली का जो वर्ड है ये सैट के साथ रिलेटेड है, जो कि वर्ब है. नॉर्मली जो एल वाई वाले एडवर्ब्स होते हैं वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं. ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सारे केसेस में नहीं भी होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास जो एल वाई वाले जो एडवर्ब्स होते हैं वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं. एंड आई एम श्योर कि आपको ये पता होगा एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जिसमें हाउ को आंसर किया जाता है कि कोई भी काम कैसे हुआ. ठीक है. आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स. तो यहाँ पे ऑफन का जो वर्ड है ये हमारे पास एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, हाउ फ्रीक्वेंट दैट एक्शन टेक्स प्लेस. द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट टुडे. तो एक्सट्रीमली जो है ये हमारे पास एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो किसी चीज़ की शिद्दत को या उसकी इंटेंसिटी को बताता है. तो एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये दोनों सेम है.
देन द लास्ट सेंटेंस इज़ शी इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे जो आउटसाइड का वर्ड है ये मॉडिफाई कर रहा है स्टैंडिंग को, जो कि एक वर्ब है। तो ये मेरे पास एडवर्ब हुआ, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो किसी जगह को शो कर रहा है। मैं एक दफ़ा आपके आसानी के लिए जो हमारे पास कुछ एडवर्ब्स यूज़ हुए उनका आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो में भी डिस्कस की। मैनर हाउ को आंसर करता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो हाउ ऑफन को शो करता है, यानी कि कोई भी काम जो है वो कितनी मरतबा हुआ। डिग्री जो है वो किसी चीज़ की इंटेंसिटी को शो करता है, यानी हाउ मच को आंसर करता है। और प्लेस जो है ये वेयर को आंसर करता है। आई होप कि आपको इनकी समझ आई होगी। Then in the next activity we have some words in shuffled form and we are supposed to rearrange these sentences below to make meaningful sentences with correct sequence of adverbs. हमारे पास जो पहला सीक्वेंस है आप देख सकते हैं ऑलवेज, द, इसको दी भी पढ़ सकते हैं, दोनों में फ़र्क है। संडे, मेक, ऑन, दे, ब्रेकफास्ट। तो अभी हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? दे ऑलवेज मेक ब्रेकफास्ट ऑन संडे। सेकेंड सीक्वेंस इज फ्रेंड्स, प्लेज, द, विद, शी, हर, इन, ऑफन, पार्क। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? शी ऑफन प्लेज विद हर फ्रेंड्स इन द पार्क। थर्ड कॉम्बिनेशन इज बेड, मेक्स, he, his, never। तो सेंटेंस क्या बनेगा? he never makes his bed। फोर्थ कॉम्बिनेशन इज sometimes, on, play, we, Sunday, cricket। we sometimes play cricket on Sunday। next combination is hardly, the, watch, they, TV, afternoon, ever, in। तो इसका जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा दैट वुड बी दे हार्डली एवर वॉच टीवी इन द आफ्टरनून। Then o'clock, always, up, at, get, 7। They always get up at 7 o'clock। And the last combination is have, lunch, fish, seldom, for, we seldom have fish for lunch। अब आपने ट्रिक क्या याद रखनी है कि हमेशा आपको पता है कि जितने भी हमारे पास सेंटेंसेस बनेंगे वो या तो किसी नाउन से शुरू होंगे या किसी प्रोनाउन से शुरू होंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सीक्वेंस में, वो इंटरोगेटिव में तो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लेकिन मैं सिंपल सीक्वेंस की बात करूँ। एक दफ़ा बैक स्लाइड को प्ले करता हूँ। देखें फर्स्ट में हमारे पास दे से स्टार्ट हुआ, देन शी, देन ही, देन वी, देन दे एंड देन वी। तो इस देखिए सारे प्रोनाउन से स्टार्ट। अगर यहाँ पे किसी का नाम होता या कोई नाउन इस्तेमाल हुआ होता तो हम उससे स्टार्ट करते, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि मुझे फर्स्ट प्लेस पे किसको रखना है, या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, देन वर्ब आता है और देन ऑब्जेक्ट आता है सिंपल सेंटेंसेस में। तो ये ट्रिक भी आप जहन में रखें, आप इनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी बहुत पसंद आई होगी। देन लुक एट द नेक्स्ट एक्टिविटी। वी आर सपोज टू डिटरमाइन विच प्रोनाउन बेस्ट फिट्स द प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट रूल। अच्छा, इसमें प्रोनाउन का भी है, मैंने कंटेंट में नहीं लिखा था, वो मुझसे मिस हो गया। लेकिन यस, प्रोनाउन हमने देखना है कि कौन सा प्रोनाउन किस एंटीसीडेंट से एग्री करता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना, कि वेदर द सब्जेक्ट एग्रीज विद दैट वर्ब, या वो वर्ब उससे सूटेबल है या नहीं है। इस तरीके से एंटीसीडेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एंटीसीडेंट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अली इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल डेली। तो ही प्रोनाउन है अली का, जो अली की रिप्लेसमेंट में यूज़ हुआ। अली को हमने यूज़ नहीं किया, वहाँ पे हमने अली का ज़मीर यूज़ कर लिया, ठीक है, अली का प्रोनाउन यूज़ कर लिया। अब ही का एंटीसीडेंट क्या है? अली, ठीक है। आपने प्रोनाउन को तो लफ्ज़ सुना होगा कि अली का प्रोनाउन ही है और आयशा का प्रोनाउन शी है, यानी कि उसके लिए हम ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं। लेकिन इसको दूसरे वे में देखा जाए तो ही का एंटीसीडेंट अली है और शी का एंटीसीडेंट जो है वो आयशा है, या जो भी किसी लड़की का नाम होगा, तो इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो अब हमने देखना है कि कौन सा प्रोनाउन किस एंटीसीडेंट से एग्री करता है। समबडी ड्रॉप्ड देयर और हिज और हर वॉलेट। तो समबडी ड्रॉप्ड हिज और हर वॉलेट, ठीक है। समबडी को हम सिंगुलर एंटिटी कंसीडर करेंगे, हम इसको प्लूरल एंटिटी कंसीडर नहीं करेंगे। अब समबडी कोई, आपको पता है कि कौन सा प्रोनाउन है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने कि प्रोनाउन कौन सा है, ठीक है। तो सिंगुलर कंसीडर, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये सिंगुलर कंसीडर होगा। तो आई होप कि आपने प्रोनाउन की क्योंकि टाइप्स पढ़ी हैं और आपने प्रोनाउंस का लेक्चर भी आपने लिया हुआ है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्रोनाउन की टाइप्स में से कौन सा है, ठीक है। अब आपको भी नॉलेज में साथ साथ चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप हिज लगाएंगे या हर लगाएंगे। अगर वो लड़की है तो हर आएगा, अगर वो लड़का है तो हिज आ जाएगा। द सेकेंड सेंटेंस इज सम ऑफ द गर्ल्स सेइंग डैश फेवरेट सॉन्ग। सम ऑफ द गर्ल्स सेइंग देयर फेवरेट सॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे देयर आएगा।
उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है उमर एंड अली लेफ्ट देयर सन ग्लासेस, क्योंकि उमर एंड अली दो बंदे हैं तो दे लेफ्ट देयर सन ग्लासेस ऑन द टेबल इन द डाइनिंग एरिया। नाइदर हिना नॉर हुमा स्टडीज़ हिज और हर स्पेलिंग वर्ड्स। आपने देखा कि हिना और हुमा दोनों लड़कियां हैं तो हम यहाँ पे हर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हर का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अगर दो लड़के होते तो हम हिज का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ना सोचिएगा कि हिना और हुमा दो एंटिटीज़ हैं तो हम इनके लिए देयर का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि प्लूरल है। नहीं, ना तो हिना और ना ही हुमा, सिंगुलर एंटिटी कंसिडर होगी, ठीक है। देन एवरीबडी मस्ट वॉश हिज और हर हैंड्स बिफोर डिनर। वन ऑफ द बिल्डिंग्स लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रिसिटी येस्टरडे आफ्टरनून। तो वन ऑफ द बिल्डिंग्स यानी कि बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग। तो अक्सर हम कहते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो हम कहते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स से मुराद है कि फ्रेंड के आगे एस आ गया तो उसका मतलब ये प्लूरल है। नहीं भाई, फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, यानी कि ज़्यादा दोस्त। तो मेरे दोस्तों में से, वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। तो मैं क्या कहूँगा, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ अ डॉक्टर। मेरे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर है, ठीक है। तो ये सिंगुलर एंटिटी कंसीडर होती है। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने ये पहचानना है कि आपका जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ आई होगी। अगर आप में से इसमें से कोई एक सेंटेंस समझ नहीं आया या कोई चीज़ की क्लैरिफिकेशन मुझसे नहीं हो सकी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, और सेकंड एक्टिविटी इज़ रिलेटेड टू पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन इससे पहले आप काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन आज की जो हमारी एक्टिविटी है इसमें वी आर गोइंग टू पंक्चुएट सम लाइन्स फ्रॉम अ पोम दैट इज़ इफ़, रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई है और ये आपके सेकेंडरी कोर्स में भी शामिल है। अब जब आप पोइटिक लाइंस को पंक्चुएट करते हैं तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ जगहों पे राइटर ने यानी कि पोइट ने अपनी मर्ज़ी से पंक्चुएशन मार्क्स डाले होते हैं जो कि ग्रामेटिकली या लेक्सिकली वहाँ पे नहीं आते, ठीक है। लेकिन बहरहाल इस पोएम के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स यूज हुए मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। द फर्स्ट लाइन इज़ इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट। तो इफ़ ऑब्वियसली फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा और एंड पे हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि बात तो यहाँ पे पूरी हमारी वैसे ही नहीं हो रही। विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, ये पूरा एक स्टेंजा है, ये सारी जो चारों लाइनें या इकट्ठी लाइनें, ठीक है। विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, तो विथ का W कैपिटल होगा। अच्छा, विथ 60 सेकेंड्स के बाद एपॉस्ट्रफी है, वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन और उसके बाद कॉमा है। थर्ड लाइन इज़ योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। योर्स का Y कैपिटल हो जाएगा, एंड पे एज यूजुअल कॉमा आ जाएगा। दैट्स का तो वैसे भी एपॉस्ट्रफी लगा हुआ है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, तो एंड का A कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि पोइटिक लाइंस में जो पंक्चुएशन है वो आप उसको बाकी पंक्चुएशन डिफरेंटली इसलिए करते हैं कि अगर पोइट्स ने अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क लगाया तो हमें लगाना होगा, ठीक है। हम उसको जैसे नॉर्मली पंक्चुएशन करते हैं ना कि अब जैसे हाइफन है, हाइफन का यूज़ यहाँ नहीं बनता, एंड के बाद हाइफन का यूज़ नहीं बनता, या विच इज़ मोर के बाद फिर हाइफन आ गया, ठीक है। और यू विल बी अ मैन, अब यहाँ पे मैन में M कैपिटल किया गया। यहाँ पे ग्रामेटिकली यहाँ पे या पंक्चुएशन के रूल्स के मुताबिक यहाँ पे मैन का M कैपिटल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि राइटर उस पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं, जिस तरीके से वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम में जो कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में जो नेचर का वर्ड है उसमें नेचर को N को कैपिटल लिखा, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ज़्यादातर नेचर पे लिखते थे और वो आपको पता है कि नेचर को फॉलो करते थे, पैंथिज्म को फॉलो करते थे। तो नेचर उनके लिए एक गॉड का काम करती थी, तो वहाँ पे वो जब भी नेचर का वर्ड यूज़ करते थे तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वहाँ पे N कैपिटल लिखते थे। लेकिन ग्रामेटिकली या पंक्चुएशन के अतबार से वो तो गलत हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे यू विल बी अ मैन, उसके बाद कॉमा माई सन, उसके बाद आपने एपॉस्ट्रफी लगा दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप भी लग सकता है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग सकता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे जो राइटर ने जैसी चीज़ें यूज़ की हैं पोइट ने, हम उसको वैसे यूज़ करेंगे। थर्ड एक्टिविटी इज़ रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब्स, और ये एक्टिविटी हमारी तकरीबन हर चैप्टर में होती है। देखते हैं इसमें कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं। हमारे पास फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो बैक, जिसका मतलब है टू रिटर्न टू अ प्लेस, किसी जगह पे वापस जाना। आई नीड टू गो बैक टू द स्टोर टू गेट सम मिल्क। सेकेंड वन इज़ गो आउट, टू लीव होम फॉर सोशल एक्टिविटीज़, किसी भी एक्टिविटी के लिए, वो सोशल भी हो सकती है, वो अपने काम से भी आप जा सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं गो आउट। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। द थर्ड वन इज़ गो ओवर, टू रिव्यू और एग्जामिन समथिंग। आप जब किसी चीज़ का मुआयना करते हैं या किसी चीज़ का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं गो ओवर। प्लीज़ गो ओवर योर नोट्स बिफोर द टेस्ट, कि टेस्ट से पहले आप अपने जो नोट्स को जो है वो गो थ्रू करो, या आप उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लो, एक दफ़ा उसको देख लो।
Then we have grow apart to gradually become less close or friendly with someone. Over the years we grew apart and lost touch, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ किसी भी वजह से मसरूफियात हो सकती हैं अपनी बिज़नेस में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मसरूफियात की वजह से वी ग्रू अपार्ट, कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होते गए और एक वक्त है कि वी लॉस्ट टच, कि उसके बाद हम जो है वो सालों साल आपस में मिलते नहीं थे, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से इसको यूज़ किया जा सकता है। देन वी हैव ग्रो बैक टू रीजनरेट और रीग्रो आफ्टर बीइंग कट और रिमूव्ड। दोबारा से किसी चीज़ का जनरेट होना या दोबारा से किसी चीज़ का उग जाना, उसको हम जो है वो ग्रो बैक कह सकते हैं। माई हेयर विल ग्रो बैक आफ्टर द हेयर कट, कि हेयर कट के बाद कुछ अर्से बाद मेरे दोबारा से बाल जो है वो उगाएंगे, इसके लिए हम जो है वो ग्रो बैक का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। देन ग्रो इनटू टू ग्रेजुअली डेवलप इनटू अ पर्टिकुलर रोल, हैबिट और साइज़, कि आपके अंदर जो ग्रेजुअल चेंज आती है जिसमें आपकी कुछ आदत हैं वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती हैं, तो उसको हम ग्रो इनटू कह सकते हैं। ही विल ग्रो इनटू हिज न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट वर्क, कि काम के दौरान वो अपनी जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ होगी और वो उसकी आदत बनती जाएगी, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन। आज की जो वीडियो है वो मेरी कुछ डिले से आई, इस वीक में मैं अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए माजरत। आई वाज वर्किंग समवेयर ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। सो आई होप कि आज की वीडियो को आपने इन्जॉय किया होगा, और इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे गाइड करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।